संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, संधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने छायावाद तक की कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज नई कविता के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। छायावाद के बाद की जो कविता है वह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन दो प्रमुख धाराओं में विभक्त दिखाई देती है। छायावाद से हटकर, उत्तर छायावाद से भी हटकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि साहित्यकार अज्ञे जी ने कविता की एक नई राह बनाई और उस राह पर चलने के लिए उन्होंने एक बड़े समूह को भी तैयार किया, नए कवियों को भी तैयार किया। ठीक इसी के समानांतर एक वैचारिक परिवेश और रचनात्मक धरातल पर एक नई काव्य धारा जन्म लेती है, जिसे नई कविता के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रयोगवाद का विकास और पर्यवसान नई कविता के रूप में होता है। आज हमारे बीच डॉक्टर आलोक गुप्त जी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग प्रोफेसर हैं और नई कविता और कविता पर विशेषकर उनका काम रहा है, वे हमारे बीच उपलब्ध हुए हैं। तो नई कविता के सौंदर्य शास्त्र के बारे में, नई कविता के सौंदर्य तत्व के बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार, आपका 22 में स्वागत है। सर, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं कि जिनसे प्रयोगवाद और नई कविता का अलगाव देखने को मिलता है? अक्सर हमारे विद्यार्थियों में ये उलझन, यह दिक्कत महसूस होती है कि जब विद्यार्थी ये महसूस करता है कि ये प्रयोगवाद है या नई कविता है, क्योंकि प्रयोगवाद के बहुत से कवि नई कविता में भी जाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसे कौन से कारण थे जहाँ ये अलगाव या उनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित हुआ है? सर ओम प्रकाश जी, आपने सही प्रश्न किया, लेकिन प्रयोगवाद और नई कविता के अंतर को समझने के लिए हमें पहले छायावाद और प्रगतिवाद से प्रयोगवाद और नई कविता में क्या अंतर आया उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें साहित्यिक आंदोलनों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ भी थी, जिससे ये आंदोलन काव्य आंदोलन एक दूसरा रूप लेता है। आप जानते हैं कि छायावाद की अतिभावुकता अपने उत्तर काल में, कल्पना, अतिशय काल्पनिक उड़ान, इस के सामने एक बड़ा आंदोलन, यथार्थ दृष्टि को रखने वाला प्रगतिवादी आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन प्रगतिवादी आंदोलन की भी में कुछ सैद्धांतिकता इतनी हावी हो गई कि कविता का जो सत्व है वो विचार पर से हल्का पड़ने लगा, विचार भारी होने लगा। इन दोनों के सामने जो नए कवि आए, उन्हें न तो छायावादी कविता प्रेरणा देती थी और न प्रगतिवाद में ही उन्हें अपने समय का, अपने जीवन का, अपने प्रश्नों का हल दिखाई देता था। ऐसे लोग और उस समय का जो पूरा वातावरण था, परिवेश था साहित्यिक में, दुनिया में भी, उसमें भी कलावाद का एक रूप सामने आया था। टी.एस. एलियट का विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऐसे समय में इन नए रचनाकारों ने अपने जीवन के प्रश्नों को, अपने जीवन की प्रश्नोत्तरता को, द्वंद्व को एक रूप देने की, काव्य में ढालने का प्रयत्न किया और इसमें इन्होंने इन दोनों वादों को एक तरह से छोड़ा। वो अपना रास्ता तलाश रहे थे, जीवन में भी और कविता में भी। इस तरह का एक जो महत्वपूर्ण संकलन हमारे सामने आया वो है समन्वित प्रयास से तार सप्तक, जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी ने अपनी उस संपादकीय में 2-3 शब्द का प्रयोग किया कि ये कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं,
वे अन्वेषी हैं, राहों के अन्वेषी हैं। अपना किसी जगह पर यानी किसी जगह पहुँचे नहीं हैं, वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न उन्होंने इन शब्दों को केंद्र में रखकर इस कविता को बाद में प्रयोगवादी कविता नाम दिया गया। वास्तव में ये अन्वेषण था, राहों की खोज थी कि अपनी भाव, क्योंकि कविता मूलतः तो वहीं आती है कि जो कवि कहना चाहता है वो शब्द के माध्यम से कैसे कह सकता है। इसीलिए अग्गे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया कि सार्थक शब्द की तलाश कविता में की जाती है। इन सारी चीज़ों से प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ होता है और उसका पहली बात आती है कि जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो वह पूर्ववर्ती आंदोलनों का विरोध करता है। इसलिए जिसको हम कहते हैं परंपरा का विरोध, वो प्रयोगवाद में दिखाई देता है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि प्रयोगवाद और नई कविता में क्या तात्विक अंतर है, तो मुझे ये कहना चाहिए कि वैसे तात्विक अंतर प्रयोगवाद और नई कविता में नहीं खोजा जा सकता है। इस तरह का अलगाव कर सकते हैं हम, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद पहली मंजिल है और उसकी परिणति नई कविता में होती है। दोनों के में इतना हम कह सकते हैं कि उस समय के कवि, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता था, अपनी अभिव्यक्ति में कुछ कच्चापन भी था, अपनी कथ्यों में भी उनमें कुछ अभी संकोच था, कुछ शंका थी। लेकिन नई कविता तक आते आते या 6वें दशक के प्रारंभ में इन कवियों में एक आत्मविश्वास भी जगता है और अभिव्यक्ति में एक ठोसपन भी आता है। ये नई कविता और प्रयोगवाद में अंतर कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अजीत कुमार की कविता है जो नई कविता के पहले अंक में छपी थी। इसमें आप देखेंगे उसका प्रारंभ होता है, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें, हम कहेंगे चांदनी उस रुपए सी है कि जिसमें चमक तो है पर खनक गायब है, हम कहेंगे मुख घर अजायब है जहाँ जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। अब आप देखिए इसमें जो परंपरित दो उपमान हैं, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें और मुख की उपमा कमल से दी जाती है। इन दोनों उपमानों को ये कवि खारिज करता है कि परंपरा हमें भटका रही है, हमारे मन के भाव, हमारे जो प्रश्न हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो इन उपमानों में अट नहीं रहा। इसलिए वह जब परंपरा से विरोध करके अपनी अनुभूत सत्य को, अपने उस अनुभवों के आधार पर उन नए शब्दों को तलाश करता है, नई शब्दावली को तलाश करता है। अजीत कुमार की ये कविता इस संदर्भ में ध्यान रखती है। और आप जानते हैं कि अग्गे जी के एक कविता बहुत इस संदर्भ में प्रसिद्ध हुई थी और 2-3 पंक्तियां तो हर साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक की जुबान पर है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता। कलगी बाजरे की, इस कलगी बाजरे कविता को हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि इन्होंने, ये प्रेम कविता है, विषय तो पुराना हो सकता है लेकिन कथ्य उसका नया है। इन्होंने प्रेमिका के लिए 2 उपमान नए दिए इस कविता में, एक हरी बिछली घास और दूसरी कलगी बाजरे की। अब आप देखिए कि जो परंपरित इस कविता की जो पहला वंद है उस पर ध्यान देंगे कि अगर हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नव की अकेली तारे का अब नहीं कहता, या शरद के भोर निहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय सूना या उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। अब देखिए इसमें जो परंपरित उपमान है वो है सांझ की तारिका,
निहार निहाई कोई, चंपा कली चंपे की, और ये वगैरह उपमान परंपरित हैं। इनके स्थान पर वो कहता है कि मैं तुमको हरी बिछली घास और लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की कहता हूँ। ये दोनों उपमान, अब आप देखिए इसमें ही हमें प्रयोगवादी कविता और नई कविता के तत्व मिलते हैं, जिसको हम आधुनिक भावबोध कह सकते हैं, हम इसमें बौद्धिकता कह सकते हैं। ये दोनों यानी अपने अनुभूत भावों को सही शब्द में व्यक्त करना, ये प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी। और ये दोनों उपमान आप देखेंगे, इसके पीछे एक सोच भी है, एक विचार है कि नयापन, हरी बिछली घास में सहनशीलता, संयम, ये दोनों तत्व हैं। और कलगी बाजरे की, छरहरी, उसमें छरहरापन, जिसको हम कहते हैं चंचलता, ये सारे तत्व उसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से अपने मन के भाव या हम अनुभूत सत्य या विचार, इसको सही शब्दों में रखना, ये इस प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और इसको उन्होंने किया। इसमें उन्होंने शब्दावली को भी बदला, भाषा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जी सर, इसका मतलब ये है कि प्रयोगवाद एक विकसित रूप में जाकर उसका जो परिणति होती है वो नई कविता के रूप में होती है। बिल्कुल। नई कविता का सर व्यापक धरातल है, और जैसा कि मुक्तिबोध ने कहा कि आधुनिक भावबोध उसकी आत्मा है। तो आधुनिक भावबोध उसकी आत्मा है। हम देखते हैं सर, एक तरफ अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, फिर वहाँ से लेकर के सर्वेश्वर दत्त सक्सेना आते हैं, केदारनाथ सिंह आते हैं, या श्रीकांत जी आते हैं। यानी नई कविता के कवियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ये इन लोगों के जो वैचारिक धरातल हैं या जो इनमें रचनात्मक संगुम्फन होना चाहिए वो भी भिन्न है। तो सर ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी वजह थी कि ये लोग ना तो ये एक स्कूल के थे और ना ही एक दूसरे से इस तरह से किसी पाठशाला में पढ़े हुए थे, इसके बावजूद इन सब की रचनाएँ जो हैं वो नई कविता के भीतर रखी जाती हैं। सर क्या शिल्पगत या भाषागत इनमें कुछ इस तरह परिवर्तन या अलगाव या विशेषता? देखिए, ये चीज़ जैसे प्रयोगवाद की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि तार सप्तक में अज्ञेय जी ने यही भूमिका में कहा कि ये एक स्कूल के नहीं है। और आप ये जानते हैं कि तार सप्तक के 7 कवियों में 4 अपने को मार्क्सवादी कहते थे और 2 मार्क्सवाद से प्रभावित थे। ये जो संदर्भ है ये बताता है कि किसी एक वाद से इसका कोई संबंध नहीं था। इसलिए नई कविता की एक विशेषता वाद मुक्तता भी मानी जाती। जिस संदर्भ को आपने बताया कि इसकी संवेदना व्यापक है, आधुनिक भावबोध या आधुनिक बोध की कविता। अब ये आधुनिक बोध जो है वो अगर हम अज्ञेय और मुक्तिबोध को साथ साथ रखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें ये दोनों अभिव्यक्ति के धरातल पर नई कविता से जुड़ते हैं और वैचारिक धरातल में दोनों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। नई कविता का व्याप है संवेदनात्मक ढंग से काफ़ी बड़ा है, और इसके कारण जिसको हम कहते हैं व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति के भाव और सामाजिक मनुष्य के भाव, ये दोनों ही नई कविता के में आते हैं और इस तरह से वो नए मनुष्य की प्रतिष्ठा करते हैं। अज्ञेय जी की ये विशेषता रही कि उन्होंने उस मनुष्य को, उसके अंतर्द्वंद को, उसके आंतरिक सच को कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश की। नदी के द्वीप उनकी कविता उसी वैयक्तिक विशिष्टता को व्यक्त करती है। हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें एक व्यक्त। दूसरी तरफ मुक्तिबोध हैं जो सामाजिकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो व्यक्ति विशेष तो है ही, लेकिन व्यक्ति के साथ उसकी जो वैयक्तिकता है वो सामाजिकता से विरुद्ध नहीं है। ये उनकी कविता का तो एक धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें नई कविता में जिसको हम कहते हैं व्यापक संवेदना है, वो इसी संदर्भ में है कि दोनों ये कवि या इन दोनों
समाज और व्यक्ति, इन दोनों का रूप जो मनुष्य, नया मनुष्य नई कविता में दिखाई देता है, उसमें ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं। नए मनुष्य की प्रतिष्ठा ये नई कविता में एक विशेष रूप से प्रकट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि नई कविता में विषय वस्तु की वैविध्य ये हमारे सामने दिखाई देता है, और इस चीज़ को बड़ी ही साधारणता से, बड़ी सहजता से हमारे सामने कविताएं प्रस्तुत करती हैं। और इसके लिए भाषा बिल्कुल बोलचाल की, इसमें व्यंग भी है। आगे की सांप कविता मैं इस संदर्भ में कहूँ कि जो शहरी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति है, या अपने में जो रूप है उनका, नगरीय जीवन के छद्म को इस कविता में दूसरे ढंग से व्यक्त किया। और बात है संबोधन सांप की, लेकिन बात हो रही है नगर जीवन में रहने वाले नागरिक की। सांप, अब इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है वो दूसरी तरह से, बोलचाल की भाषा, संवाद है, वो एकालाप ही, लेकिन जिस तरह से इसको कविता को पढ़ा जाएगा वो एक नया रूप होगा। सांप, सभ्य तो तुम हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अब सांप को संबोधित कविता, आप जानते हैं कि मध्यकाल में अन्योक्ति अलंकार चलता था। ये एक तरह से सांप को संबोधित करते हुए भी इसका जो बल है वो आधुनिक मनुष्य के ऊपर है। और इस तरह से कविताओं में जो वैविध्य हमारे सामने आता है ये विशेष रूप से काम की, इसलिए जिसको हम कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता और समाज निष्ठता। मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंतर्द्वंद और उसका बाह्य परिवेश से क्या नाता है, क्यों वो अंतर्द्वंद है, क्यों द्वंद्वग्रस्त है, क्यों उसमें संशय है, इन दोनों को जोड़कर एक व्यापक फलक पर